तीन जादुई काली बहुएं। पिताजी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? जो हमारी जिंदगी में होना है हो जाएगा। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, अगर आप इसी प्रकार हमारी शादी की टेंशन लेकर परेशान रहोगे तो हमें कैसे लगेगा? हम तीनों ही बेटियां आपके ऊपर बोझ नहीं है पिताजी। तुम तीनों बेटियां बिल्कुल सही कहती हो। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओहो, कैसी बातें कर रही हो। अपनी बेटियों के लिए अच्छे घर में रिश्ता भी ना देखें। वो तो है ही, लेकिन अच्छे घरों में रिश्ते बन कहाँ पाते हैं। सबको तो गोरी बहू चाहिए, लेकिन हमारी बेटियां तो काली हैं। चिंता मत करो, ऊपर वाला एक दिन मेरी बात जरूर सुनेगा। दामोदर उसके बाद भी अपनी तीनों बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढता रहता है, जिसके चलते एक दिन पंडित उसकी तीनों बेटियों के लिए रिश्ता लेकर आता है। अरे ऐसा कमाल का रिश्ता लेकर आया हूँ कि अब तुम्हें कभी भी परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी तीनों बेटियां उस घर में जाकर राज करेंगी, राज। दामोदर पंडित की बात मान लेता है, जिसके बाद वह लड़के के पिता से मिलता है। भाई साहब, मुझे तो घर संभालने वाली बहुएं चाहिए, ऐसे नहीं जो घर को संभाल ही न सके। और आपकी बेटियों में सारे गुण हैं, इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। दामोदर बहुत खुश होता है। कुछ ही दिनों में वह अपनी तीनों काली बेटियों की शादी कैलाश के तीनों बेटों से कर देता है। लेकिन जैसे ही उन तीनों का गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश के समय रूपाली अपनी तीनों बहुओं से कहती है, भगवान, पता नहीं क्या देखा है मेरे पति ने तुम्हारे अंदर। देखो तो सही, कितनी काली कलूटी हो तुम। और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जैसी बहुएं मेरे घर में आए। तभी उसकी सहेली बोल पड़ती है, कोहिनूर के आगे कोयला आएगा तो कोयला तो फीका पड़ेगा ही। नहीं भाई साहब ने इन तीनों के अंदर क्या ही देख लिया। तभी वहाँ कैलाश आता है और कहता है, तुम सभी की तानाशाही खत्म हो गई हो तो बहू को अंदर आने दो। कैलाश अपनी तीनों बहुओं का अच्छे से स्वागत करता है, लेकिन वो पहला दिन था जिस दिन उनके लिए उस घर में इज्जत होती है। लेकिन उस दिन के बाद से रूपाली अपनी तीनों काली बहुओं के ऊपर अपनी भड़ास उतारने लगती है। इन तीनों को क्या लगता है कि इतने बड़े घर में आकर यहाँ राज करेंगी? अरे इन तीनों का मैंने जीना आराम नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी रूपाली देवी नहीं। रूपाली पहले तो अपने बेटों को अपनी तीनों काली बहुओं के खिलाफ भड़का देती है, जिसके चलते उसके तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ रोजाना लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ये तुमने क्या पहना है? ऐसे चलोगी मेरे साथ पार्टी में? तुम्हें कोई देखेगा तो कहेगा कि तिरंगा लग रही हो। मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें ऐसे कपड़ों में मैं अपने साथ पार्टी के अंदर नहीं ले जा सकता। आकाश अकेले ही पार्टी में चला जाता है और अपनी पत्नी आकांक्षा को घर में ही छोड़ देता है, जिसके चलते आकांक्षा रोने लगती है। मैं जानती हूँ कि ये सब मेरी साड़ी की वजह से नहीं, बल्कि मेरे रंग रूप की वजह से हुआ है। आकाश जी मुझे मेरे रंग की वजह से यहाँ छोड़ कर गए हैं। आकांक्षा रो रही थी कि तभी उसकी दोनों बहनें आती हैं और उसे चुप कराने लगती हैं। बस करो बहन, और कितना रोगी? रोने से कुछ नहीं होने वाला। इस घर में हमें चार दीवारी अच्छी तो मिली, लेकिन हमारे पति और हमारा ससुराल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वह तीनों एक दूसरे को संभालती हैं। वहीं रूपाली ऐसा मौका देख रही थी कि जिस दिन घर पर कोई ना हो और वह अपनी तीनों काली बहुओं को धक्के मार कर निकाल सके, जिसके चलते उसे एक ऐसा मौका मिल भी जाता है। आज मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है और उस मीटिंग में मुझे अपने तीनों बेटों को अपने चीफ गेस्ट से मिलवाना है। तुम सभी मेरे साथ चलो। कैलाश अपने तीनों बेटों को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद रूपाली अपनी तीनों बहुओं के साथ घर पर अकेली रह जाती है। कहाँ हो तुम तीनों? तुम्हें घर के कोई काम दिखाई नहीं देते हैं? इस घर में तुम्हारी हैसियत नौकरानी से भी बदतर होनी चाहिए। तुमने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ये देखो घर में कितनी धूल जमी हुई है। माँ जी, सुबह ही तो मैंने पूरा बिस्तर साफ किया था। इसका मतलब तुम मुझसे बहस कर रही है? ये कहना चाहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तेरी इतनी हिम्मत! रूपाली ऐसा कहते ही अंजना के बाल पकड़ती है और उसे एक जोरदार तमाचा खींच के मारती है। तीनों के ज्यादा ही पर निकल रहे हैं। मैं कई समय से देख रही थी, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। रूपाली धक्के मार कर अपनी तीनों काली बहुओं को घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वह अपने आप से कहती है, अब तो काली चुड़ैलें घर से बाहर निकल गई। अब फाइनली मैं अपने बेटों की गोरी लड़कियों से शादी करवाऊंगी, जिससे इस घर का वंश भी गोरे बच्चों से चलेगा। रूपाली जहाँ बहुत खुश हो रही थी, वहीं उसकी काली बहुएं फूट फूट कर रोते हुए वहाँ से जाने लगी थी। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? माँ जी ने तो हमें घर से बाहर ही निकाल दिया। अब हम लोग कहाँ जाएं? जाना कहाँ है?
हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने पिता के घर जाएंगे। अगर हम वहाँ जाते हैं तो पिताजी की बदनामी होगी, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वह तीनों चलते चलते जंगल में पहुँच जाती हैं, जहाँ उन्हें एक नदी के किनारे बहुत बड़ा पेड़ नजर आता है। मेरे तो पैर थक गए हैं, मैं और नहीं चल सकती। एक काम करते हैं, आज की रात हम इस पेड़ के पास ही गुजार लेते हैं। रवीना की बात मानकर उसकी बाकी की दोनों बहनें भी उस पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तीनों बहनें रोते हुए अपना गम एक दूसरे से शेयर करने लगती हैं। पिताजी के जाते ही माँ जी ने हमें घर से निकाल दिया। वह तो इस बात का मौका ढूंढ रही थी जो कि उन्हें मिल गया। अब तो पिताजी भी हमारे साथ नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे? अरे तुम पिताजी की बातें कर रही हो, तुम्हें तो पता ही होगा हमारे खुद के पति भी हमारे साथ नहीं है। वो हमारे रंग से बहुत नफरत करते हैं। जिंदगी जीने से अच्छा होता कि हम लोग इस दुनिया में पैदा ही ना होते। तीनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनकर रोने लगती हैं। तभी उन्हें पेड़ के अंदर से एक आवाज़ आती है। बस करो, और कितना रोना चालू रखोगी? अपना देखो, रोने धोने से कुछ नहीं होता है। जिंदगी में जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगी तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। पेड़ के अंदर से आती हुई आवाज़ को सुनते ही वह तीनों घबरा जाती हैं। तभी पेड़ के आंख मुंह बन जाते हैं और वह तीनों लड़कियों से कहता है, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं यहाँ लोगों की सहायता करने के लिए छोड़ा गया हूँ। मुझे परी लोग से इधर तुम जैसे गरीब और बेसहारा की मदद करने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन तुम हमारी सहायता कैसे कर सकते हो? तुम तो एक पेड़ हो। मैं एक पेड़ ज़रूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी जादुई पेड़ अपने पूरे वृक्ष को अच्छे से हिलाता है, जिसके चलते उस वृक्ष के अंदर से 3 अजीब तरह के फूल गिरते हैं, जिनको वह तीनों काली बहनें उठा लेती हैं। हम इन फूलों का क्या करें? तुम्हें बस इन फूलों को खाना है और इसके बाद देखना इन फूलों का जादुई कमाल। वह तीनों उन फूलों को खा लेती हैं, जिसके बाद उनका काला रंग अचानक से एकदम गोरा हो जाता है और वह तीनों बहुत खूबसूरत नजर आती हैं। यकीन ही नहीं होता कि हम इतने ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। जादुई पेड़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी परेशानी को हल कर दिया आपने। इतना ही नहीं, बल्कि अभी तो और भी बाकी है। आज के बाद जब भी तुम अपने मुंह से कुछ मांगोगी तो तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये सुनकर वह तीनों बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वह तीनों अगले दिन सवेरे ही अपने ससुराल वापस लौट जाती हैं। लेकिन वहाँ रूपाली अपने तीनों बेटों की शादी अपनी पसंद की गोरी लड़कियों से करवा रही होती है। हमारे होते हुए हमारे पतियों की शादी किसी और से कैसे हो सकती है? तुम तीनों यहाँ? लेकिन रूपाली ने तो ये कहा था कि तुम तीनों घर छोड़कर भाग गई हो। कैलाश के इतना कहने के बाद तीनों बहनें कैलाश को पूरी सच्चाई बताती हैं, जिसे सुनने के बाद वह रूपाली को एक जोरदार तमाचा मारता है। इतनी बड़ी गलती करने की तुमने सोचा भी कैसे? अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, चली जाओ यहाँ से। कैलाश की तीनों बहुएं अपनी सास को घर से निकालने से रोक लेती हैं, जिसके चलते रूपाली को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी तीनों बहुओं से माफी मांगती है। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों की सुंदरता देखकर उनके पति भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद वह तीनों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। बेहद गरीबी में मरियम अपनी 2 छोटी बच्ची आयशा और आलिया के साथ अकेली रहकर उन्हें पाल पोस रही थी। रमज़ान का पाक महीना चल रहा था, जहां वो कुछ महीनों से रोज़े रखी हुई थी। अब कुछ हफ्तों के बाद ईद आने को थी और उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। वहीं उसकी 2 छोटी बेटियां, जो कि मात्र 6 और 7 साल की थी, वो भूख और गर्मी से परेशान होकर अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी, कितनी गर्मी हो रही है हमारे घर। हमारे घर में तो कूलर भी नहीं है। धीरे धीरे चलने वाले पंखे से भी गर्मी खत्म नहीं होती। जब हमारा ये हाल है तो आपका क्या हाल हो रहा होगा। आपने तो रोजा रखा है, हम शाम को क्या खाएंगे? हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है, फिर आप अपना रोजा कैसे खोलेंगी? हाँ अम्मी जान, कैसे आप अपना रोजा खोलेंगी? या अल्लाह, इतनी गर्मी है, रहमत अदा करिए। काश अम्मी हम कुछ ठंडा शरबत पी पाते या ठंडा फल खा पाते, जिससे थोड़ी राहत नसीब होती। मेरे बच्चों, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह है ना, सब कुछ ठीक कर देगा। मैं शाम को तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगी, भले ही मैं भूखी रह जाऊं। लेकिन अम्मी जान, आपकी इफ्तारी भी तो जरूरी है। सब हो जाएगा बच्चों, सब्र करो। अल्लाह ने चोज दी है तो दाना भी वही नसीब करवाएगा। चलो
असर का वक्त हो गया है, हिजाब बांध लो, दुआ पढ़नी है। जी अम्मी। ऐसा कहते ही वो हाथ फैलाकर दुआ पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। या अल्लाह, हम पर रहम कर, हमारी गरीबी को मिटा, मेरी अम्मी के लिए किसी तरह इफ्तारी का इंतजाम कर दो। अब्बू तो हमें छोड़कर चले गए, अब हमारी अम्मी ही है जो हमारे लिए सब कुछ है। प्लीज अल्लाह रहम करो। तभी मरियम अपनी दोनों बेटी के साथ असर की नमाज पढ़ लेती है। बेटा तुम दोनों यही रहो, मैं कुछ इंतजाम करके आती हूँ। ऐसा कहकर मरियम अपनी मालकिन के घर जाती है, जहाँ वो उसके घर की सफाई कर देती है और शाम को कहती है, मालकिन अंधेरा हो गया है, क्या मैं घर जा सकती हूँ? बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, क्या आप मुझे मेरी पगार से थोड़े पैसे दे सकती हैं? वो क्या है ना, आज इफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे बैठे हैं। अरे मैं क्या पैसे देने वाली मशीन दिखती हूँ जो तुम्हारे कहने से पैसे निकाल कर दे दूंगी? पैसे काम करने के मिलते हैं, वो भी पूरा महीना हो जाने के बाद। ईद के बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे, समझ आई बात? मालकिन ऐसा मत कहिए, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं और अगर ईद बाद आप पैसे देंगी तो मैं अपने बच्चों के साथ ईद कैसे मनाऊंगी? रहम करके मुझे चंद पैसे ही दे दीजिए, फिर आज शाम ही कुछ खाने के लिए। तुम भिख मंगो का मुझे बस यही समझ नहीं आता, अपनी मर्जी से कभी भी मुंह खोलकर पैसे मांगने की बात करते हो। पैसे तो तुम्हें ईद के बाद मिलेंगे, अगर नहीं चाहिए तो अभी यहाँ से चली जाओ, लेकिन बकाया पैसे मैं अभी भी नहीं दूंगी। ये बात सुनकर मरियम की आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। इतने में इजाह का शौहर आदिल उसे देखकर अपनी जेब से उसके बकाया पैसे उसे दे देता है। तभी उसके हाथों से कुछ पैसे छीनकर इजाह कहती है, अजी ऐसे कैसे? फ्री के पैसे आ रहे हैं क्या? इसको आज की इफ्तारी करने के लिए पैसे चाहिए ना? पकड़िए 200 का नोट, और हाँ फिर कभी इस दरवाजे पर दोबारा मांगने मत आ जाना। इनकी ईद ना हो गई, कोई आफत हो गई। ये सुनकर मरियम गिने चुने पैसों को लेकर वहाँ से इफ्तारी के लिए फल खरीद कर घर जाते हुए कहती है, मुझे मेरे रोजे की कोई फिक्र नहीं, बल्कि मुझे मेरी बच्चियों की भूख की चिंता है। खैर आज वो ये सब फल देखकर बहुत खुश हो जाएंगी, लेकिन कल फिर से हमें भूखा रहना पड़ेगा। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंचकर उन फलों को अपने बच्चों के सामने रख देती है, जिसे देखकर आयशा और आलिया खुश हो जाती है। अरे वाह अम्मी, लगता है अल्लाह ने हमारी सुन ली और आपको पैसे दे दिए। आज हम आम खाएंगे, सेब खाएंगे, तरबूज खाएंगे। अरे वाह अम्मी, मजा आ गया आज तो। आइए हम सब बिस्मिल्लाह करते हैं। तभी इफ्तारी के लिए वो तीनों फिर से दुआ पढ़ने लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहु अकबर। मेरे मौला, इस इफ्तारी के लिए तेरा बहुत शुक्रिया। अम्मी क्या अब हम खाने की शुरुआत कर सकते हैं? हाँ बेटा। अम्मी आप भी खाइए ना। तभी वो सब इफ्तारी करती हैं। अगले दिन फिर से खाने के लिए सोचना पड़ता है, इसलिए मरियम पड़ोसन से कुछ पैसे मांगकर अपने बच्चों को 2-3 दिन का गुजारा कर लेती है। लेकिन फिर पैसों की दिक्कत पड़ती है। वो दोबारा पैसे मांगने पड़ोसन के पास जाती है तो वो बोलती है, अरे मैं पागल हूँ क्या जो तुझे बार बार पैसे देती रहूंगी? चलो फूटो यहाँ से। तुम तो मेरी सारी ईद के पैसे खर्च करवा दोगी। तुम्हें मैंने हाथ क्या दिया, तुमने तो मेरी गर्दन पकड़ ली। निकलो यहाँ से। ये सुनकर मरियम आगे की ओर चलती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कल ईद है और मैं अपने बच्चों के साथ ईद कैसे मनाऊंगी? लगता है इस बार ईद नहीं मना पाएंगे। हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है। सोचते सोचते मरियम आर्यन से टकरा जाती है कि तभी आर्यन के हाथ से तोहफे गिर जाते हैं और वो देखकर कहती है, अरे आर्यन भाईजान, आप? मेरी तो आंखें तरस गई थी आपका दीदार करने के लिए। आप सब खैरियत से हैं? हाँ बहन, सब खैरियत तो है। तेरे बच्चे कैसे हैं? मरियम तूने अपना क्या हाल बना लिया है ये? हाँ बस भाईजान, उनके जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। जहाँ नौकरी कर रही थी वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया। बच्चों के लिए ईद मनाने का कोई इंतजामात नहीं है। अरे मैं हूँ ना, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे तोहफे लेकर आया हूँ। 1 मिनट रुको। वो सारे तोहफे उठाकर आर्यन अपनी बहन के हाथों में दे देता है। इतने में आर्यन को एक ज़रूरी कॉल आता है और वो कहता है, मरियम बहन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे घर आना चाहता था, बच्चों से मिलना भी चाहता था, लेकिन एक ज़रूरी कॉल आ गई है जिसकी वजह से मुझे फ़ौरन जाना पड़ेगा। मैं फिर कभी ना कभी ज़रूर मिलने आऊँगा, है ना? ईद मुबारक हो आपको। शुक्रिया भाईजान, आपको भी ईद मुबारक। माफ कीजिएगा, इस मौके पर आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं बहन। ऐसा कहकर मरियम वो तोहफे लेकर चली जाती है। मरियम अपने इस हालात से भी ज़्यादा बदतर गरीब औरत और उसके बच्चों को फुटपाथ पर हाथ फैलाते हुए पाती है।
और अपने सारे तोहफे उसे देकर कहती है, मुझे लगता है मेरे बच्चों और मुझसे ज्यादा इस तोहफे की जरूरत तुम्हें है। ये लो, ईद मुबारक। हमारी ना सही लेकिन तुम जरूर अपनी ईद बेहतरीन बनाना। शुक्रिया बहन, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुमने हमारी मदद की है। अगले दिन हर गली मोहल्ले में ईद की खुशी और सजावट थी। सभी लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, नए कपड़े पहने हुए थे, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। वहीं छोटी दोनों बच्चियां अपनी माँ से कहती है, अम्मी, क्या सच में हम इस साल ईद नहीं मना पाएंगे? क्या कहीं से भी कुछ पैसों का इंतजाम नहीं हुआ? अम्मी, गली में सब बच्चे नई फ्रॉक चूड़ियां पहनकर फोटो खिंचवा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं। हम दोनों का भी मन था और आपका भी होगा। अब क्या करेंगे हम? कोई बात नहीं बेटा, ईद तो हर साल आती है, इस साल ना सही, अगले साल बहुत धूमधाम से मनाएंगे। ऐसे ही गुजारा कर लो। शाम को जब ईद का चांद निकलेगा तो हम दुआ पढ़ेंगे। पूरा दिन सुस्ती में गुजर जाता है। तीनों माँ बेटियां छत पर जाकर चांद के नूर को देख दुआ कर आजमाइश करती है। या अल्लाह, हमसे कोई गुस्ताखी हुई तो हमें माफ करना। उम्मीद है कि अगले साल की ईद हमारे लिए खुशियाँ लाएगी। इस बार तो मेरी बच्चियों को कुछ मुनासिब नहीं हुआ। मेरी बच्चियों को नई नई फ्रॉक, सेवैया, मिठाई, बिरयानी सब की चाहत थी। या अल्लाह ताला, इस चांद को हमारे ऊपर बरकत और ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ और इनामात की तौफीक के साथ निकला हुआ रख, जो तुझे पसंद है। ये कहते ही ईद के चांद से एक जादुई तेज रोशनी आती है, जिसमें से सुंदर सुंदर फ्रॉक निकलती है, सोने के गहने निकलते हैं और मीठी दूध की सेवैयां और मिठाई भी आती है। और एक चिट्ठी गिरती है जिसे मरियम पढ़ती है। ये जो तुमने फरमाइश की, ये तुम्हारे और तुम्हारी बच्चियों के लिए है, जादुई चांद की ओर से है। तुम्हें ईद मुबारक हो। अरे बच्चों, ये तो नए कपड़े हैं जो जादुई चांद ने हमें दिए हैं, जल्दी से पहन लो। उसके बाद हम भी ईद मनाएंगे और ये मीठी सेवैया बिरयानी खाएंगे। ये ऐ जादुई चांद, एक रहम और कर दे मुझ पर। मुझे अपने जैसे गरीबों के लिए उनकी ईद को निखारने के लिए थोड़े और सामान अदा कर। ये सुनते ही जादुई चांद की एक तेज रोशनी में बहुत सारे पैसे और नए कपड़े और खाने पीने के लाजवाब व्यंजन निकलते हैं, जिसे मरियम गरीब लोगों में बांटकर उनकी ईद को और अच्छा बनाती है। फिर अपने बच्चों के साथ भी ईद के जश्न को खुशी खुशी मनाती है। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन प्रमोद जी, मैं आपसे बस इतना ही चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखिएगा। अरे पार्वती, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बस आते ही होंगे। जाने से पहले मैं एक आखिरी बार आपको और विपिन को गले से लगाना चाहती हूँ। पार्वती के कहने पर प्रमोद और विपिन उसे गले लगा लेते हैं, जिसके बाद पार्वती अपना दम तोड़ देती है और बेचारा विपिन और उसका पिता प्रमोद अकेले पड़ जाते हैं। प्रमोद अपने बलबूते पर विपिन को पालता पोसता है और बड़ा कर देता है, लेकिन जैसे ही विपिन बड़ा हो जाता है, वह अपनी पढ़ाई और अपने करियर में ध्यान देने लगता है, जिससे प्रमोद अकेला पड़ जाता है। उसे एक साथी की जरूरत पड़ने लगती है। पत्नी को गए हुए कितने साल हो गए, लेकिन उसकी कमी आज तक मुझे महसूस होती है। काश मेरी जिंदगी में भी कोई होता जिसे मैं अपना दुख दर्द बांट सकता। तभी प्रमोद के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दरअसल मैं पड़ोस में रहने आई हूँ और मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है। अगर आपके घर में थोड़ी चीनी है तो मुझे दे दीजिए। प्रमोद अमृता का चेहरा देखता ही रह जाता है, क्योंकि अमृता उसे बहुत सुंदर लगती है। अमृता भी यंग थी और वो भी प्रमोद को देखती रह जाती है। चीनी के बहाने से उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उस दिन के बाद से वह एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगते हैं। देखो, मैं और छुप छुप कर नहीं मिलना चाहता। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? आपने तो मेरे मुंह की ही बात छीन ली। मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। प्रमोद अमृता से शादी करके उसे अपने घर ले आता है, जिसके बाद विपिन प्रमोद से पूछता है, पिताजी, ये औरत कौन है जिसने अपने गले में मंगलसूत्र और वरमाला पहनी हुई है? आज से बेटा ये तुम्हारी माँ है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर आप मुझे पहले बता देते तो शायद अच्छा होता। अरे बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं पाया, मेरे पास इतना समय नहीं था।
विपिन अपने पिता की बात को समझ जाता है, जिसके बाद वह अपनी सौतेली माँ के पैर छूने लगता है। तभी अमृता उसे ऊपर उठाते हुए कहती है, अरे ये ओल्ड फैशन वाली चीजें मेरे साथ मत करो, मैं यंग हूँ इसलिए तुम मेरे गले लग सकते हो। अमृता ऐसा कहकर विपिन को जोर से गले लगा लेती है, जो विपिन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह अपनी सौतेली माँ से कुछ नहीं कहता। ऐसे ही शादी के बाद अमृता की नजर हमेशा विपिन के ऊपर रहती है, क्योंकि विपिन उसे मन ही मन अच्छा लगने लगता है। ये पराठा लो ना विपिन, तुम तो कुछ खाते ही नहीं हो, ये लो अच्छे से खाओ। देखा बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। अरे मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। मैं सोच रहा था कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो मैं उसकी शादी करवा देता हूँ, इस घर में एक बहू आ जाएगी। विपिन की शादी का नाम सुनते ही अमृता हैरान रह जाती है और प्रमोद से कहती है, अरे इतनी जल्दी क्या है बेचारे की शादी करने की, अभी तो इसे अपनी जिंदगी जीने देना चाहिए। वैसे मुझे आप दोनों को ही कुछ बताना था। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही अमृता के मन में आग लग जाती है। वहीं प्रमोद बहुत खुश होता है, जिसके चलते वह विपिन से लड़की की फोटो देखने के लिए मांगता है। कुछ ही दिनों में प्रमोद अपने बेटे विपिन की शादी भी करवा देता है, लेकिन विपिन की शादी के बाद उसकी काली पत्नी देखकर अमृता अपने मन ही मन सोचती है, छी 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 छी, इतनी गंदी काली लड़की है, विपिन कैसे इतनी काली लड़की से प्यार कर सकता है। वैसे मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं विपिन को अपना करके ही रहूंगी। विपिन अपनी पत्नी शिवन्या को बहुत प्यार करता था, वह उसके अलावा किसी के बारे में सोचता भी नहीं था, लेकिन अमृता हमेशा उसके ऊपर डोरे डालती रहती थी। एक दिन विपिन छत पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। अरे वाह, आज तो विपिन अकेले ही एक्सरसाइज कर रहा है, चलो उसके साथ एक्सरसाइज करके मैं भी थोड़ा मजा ले लेती हूँ। अमृता विपिन के साथ छत पर एक्सरसाइज करने लगती है, जिसके चलते वह जानबूझकर विपिन को छूने लगती है। क्या बॉडी है, विश्वास ही नहीं होता मुझे, तुम कितने हॉट हो। माँ, आपने कुछ कहा क्या मुझसे? ओहो, कितनी बार कहा है मुझे माँ कहकर मत बुलाया करो, मैं तुम्हारी ही उम्र की हूँ। लेकिन रिश्ते में तो आप मेरी माँ ही लगती हो ना। तो फिर ठीक है, हम इस रिश्ते को ही बदल देते हैं। अमृता ऐसा कहकर विपिन की आंखों में देखने लगती है। विपिन ये सुनने के बाद कुछ कर ही नहीं पाता, तभी वहाँ पर शिवन्या आ जाती है और विपिन से कहती है, आप यहाँ पर हो, मैंने आपका नाश्ता लगा दिया है, चलो नाश्ता कर लो। शिवन्या के कहते ही विपिन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अमृता अपने मन ही मन कहती है, आ गई दाल में मकौड़ा बनकर, मेरी दाल पकने ही वाली थी कि इसने अपने मकौड़े जैसी नाक मेरी दाल में घुसा दी। ऐसा कहकर अमृता वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। शिवन्या उसके जाने के बाद अपने आप से कहती है, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मुझे माँ जी के हाव भाव कुछ अच्छे नहीं लगते, मुझे इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। खाने की टेबल पर सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन अमृता का सारा ध्यान विपिन के चेहरे की तरफ होता है और वह अपनी नजरें झुकाकर खाना खा रहा होता है। ये सब देखकर शिवन्या अमृता से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए? आप नाश्ता नहीं कर रही हो, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे मेरी तबीयत को क्या होगा, मैं तो यंग हूँ, जवान हूँ, तबीयत तो तुम्हारे बाबूजी की खराब रहती है, उन पर ज्यादा ध्यान दो, बाकी सब तो मैं संभाल ही लूंगी। अमृता का कहा हुआ शिवन्या को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह सबके सामने उसे कुछ नहीं कहती, जिसके चलते कुछ दिन बीत जाते हैं और अमृता किसी भी तरह विपिन को अपने जाल में फंसा ही लेती है। एक दिन रात के समय वह शिवन्या के सोने के बाद अमृता विपिन के कमरे में जाती है और उसे चुपके से उठाती है। इसके बाद विपिन नींद से उठ जाता है और अमृता के साथ अपने घर की छत पर पहुंच जाता है। क्या बात है माँ, आपने इतनी रात को मुझे छत पर क्यों बुलाया है, कोई इमरजेंसी है क्या? इतनी बार मैंने कहा है कि मुझे माँ मत बुलाया करो, और मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ भी नहीं। देखो, मैं ये बात तुमसे कई दिनों से कहना चाहती थी, लेकिन फाइनली मैं तुमसे आज कह रही हूँ। हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। दरअसल बात यह है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम भी अपनी काली पत्नी से दुखी हो, तुम उसके जैसी काली लड़की डिजर्व नहीं करते। किसने कहा आपको कि मैं शिवन्या से अच्छी लड़की डिजर्व करता हूँ? अरे शिवन्या मेरे लिए लाखों में एक है, मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं उसे किसी भी हालत में धोखा नहीं दे सकता।
ऐसा कहकर विपिन वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन अमृता उसे पीछे से पकड़ लेती है। ये रात कितनी शांत है ना, ऐसी शांति भरी रात को तुम छोड़कर कैसे जा सकते हो? चलो इस शांति को खत्म करके थोड़ा शोर मचाते हैं। तभी विपिन पीछे मुड़कर अमृता को एक जोरदार तमाचा मारता है। अरे तुम कैसी औरत हो? पहले तुमने मेरे बाप से शादी की और अब तुम मेरे पीछे पड़ी हो। तभी वहाँ पर शिवन्या प्रमोद को लेकर आ जाती है। ये नज़ारा वे दोनों देख लेते हैं, जिसके चलते प्रमोद भी अमृता को एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहता है, अरे तेरी जैसी नीच औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम तो मेरा घर खराब करने आई हो। अरे तुम्हारा मुझसे पूरा नहीं पड़ा तो तुम्हें मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने को सोचा। माना कि तुम सौतेली माँ हो, लेकिन तुम्हें मैंने हमेशा अपनी असली सास का दर्जा दिया, लेकिन तुम तो मेरी सौतन बनने चली आई। अरे कम से कम मैंने जो दिया दर्जा उसका थोड़ा सा मान तो रख लेती, लेकिन तुमने जरा भी अपने औहदे के बारे में नहीं सोचा। आज के बाद तुम हमारे साथ कभी नहीं रहोगी। जाओ, निकल जाओ इस घर से। प्रमोद अमृता को घर से निकाल देता है, जिसके बाद वह अपने दोनों बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।